बिहार का समाज जो एक पिछड़ा समाज था, उसे अपने सशक्तिकरण का एक ही रास्ता दिखा कि जो ताकतवर है, जो सत्ता में है, उसके साथ कैसे रिश्ता बनाया जाए, और उस रिश्ते को बनाने के लिए जाति एक जरिया बनी। 90 के दशक में और मजबूत हुई। नमस्कार, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आज सिटी पोस्ट लाइव आपको बिहार के जातीय समीकरण का हकीकत बताएगा। इस बार के चुनाव में कौन सी जाति किस पार्टी का समर्थन करेगी, इसको जानने के लिए आपको बिहार का जातीय समीकरण समझना होगा। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो यहाँ के जाति की भूमिका पर फिर बहस होगी। बहस चालू भी हो चुकी है, मगर इसकी चर्चा से पहले जरूरी है तारीखों के कुछ पन्ने को पलटना। जी हाँ, बिहार वो राज्य है जहाँ आज़ादी से पहले जनेऊ आंदोलन हुआ। यादव और कुछ अन्य गैर ब्राह्मण पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनना शुरू किया। आपको बता दें कि वो बिहार भी है जहाँ जेपी आंदोलन के वक्त संपूर्ण क्रांति के लिए हजारों लोगों ने पटना के गांधी मैदान में जनेऊ तोड़े। इस आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बिहार के दो बड़े नेताओं ने यहाँ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन होता रहा। यूँ कहें कि सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक बदलाव भी होता रहा। इन बदलाव की सबसे बड़ी कुंजी थी जाति। जी हाँ, कभी स्वर्ण के वर्चस्व वाली बिहार की राजनीति में पिछड़ों का दबदबा है। चाहे सरकार कोई भी बनाए, अहम भूमिका पिछड़ा वर्ग निभाता है। एनएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बिहार की आधी जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग का है। बिहार में मुसलमान और दलित भी बड़े समुदाय हैं, लेकिन इन सब वर्गों के अंदर कई वर्ग बने और बनाए भी गए हैं जो अलग अलग तरह से वोट करते हैं। पार्टियों के लिए इन वर्गों के वोट को बांधना आसान नहीं होता है। बिहार में बिना जाति की बात की न तो प्रोफेशनल राजनीति पर बात हो सकती है और न ही सामाजिक राजनीति पर। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी विभाग में कोई नियुक्ति भी होती है तो जाति का ध्यान देखा जाता है, दिया जाता है। आपको बता दें कि साल 2015 में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और जनता दल यूनाइटेड जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। साथ में कांग्रेस पार्टी भी थी। राजद के पारंपरिक वोट यादव और जेडीयू के लव कुश यानी कुर्मी, कोरी और कुशवाहा एक जगह आए, बाकी पिछड़े वर्ग के वोट नहीं बटे। मुसलमान वोटर भी एक तरफ रहा। इस चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा 80 सीटें मिली, वहीं जदयू के 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। इस गठबंधन को तकरीबन 42% वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 53 सीटों पर ही जो संतोष करना पड़ा और उनका वोट प्रतिशत रहा 24.4। एनडीए का वोट प्रतिशत कुल मिलाकर के 29 से 30% के आसपास रहा। वहीं बिहार में 15% यादव हैं, लेकिन फिर भी पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 61 यादव उम्मीदवार चुनाव जीत करके सदन पहुंचे थे यानी विधानसभा पहुंचे थे। बिहार में कोरी जाति के 8% लोग हैं, लेकिन विधानसभा 19 विधायक बन करके गए। वहीं कुर्मी जो कि 4% है, फिर भी इस जाति से 16 विधायक बने। आपको बता दें कि बिहार में 16% मुसलमान है और उन्होंने 24 सीटें जीती। मुसहर बिहार में 5% है, लेकिन एक ही सीट जीत पाए। बिहार में इस वक्त की राजनीति त्रिकोणीय है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और राजद मुख्य भूमिका में है। जब इनमें से दो पार्टियों ने हाथ मिलाया है तो सत्ता में आई है। इस हिसाब से इन्हें इस वक्त एनडीए का पलड़ा भारी माना जा रहा है। मेरा मानना है कि बहुत स्पष्ट रूप से जाति समीकरण एनडीए की तरफ है। राजद अभी भी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के आरएसपी के साथ गठबंधन की कोशिशों में लगी है ताकि मल्ला और कुशवाहा वोट अपने पाले में कर सके। तो वहीं कांग्रेस को लेकर लगता है कि पार्टी के पास अब बिहार में स्वर्ण वोटर भी नहीं रहा। जहां राजद को लगता है कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में नहीं है, वहां वे कांग्रेस को सीट दे देते हैं। कांग्रेस एक रेनबो पोजीशन अब भी बना हुआ है, यानी कांग्रेस के जो पोजीशन है वो रेनबो पोजीशन अभी भी बना हुआ है। सभी जातियों का कुछ न कुछ वोट उन्हें जरूर मिलता है, हालांकि वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया है। फायदा बस ये होता है कि राजद और कांग्रेस जब एक हो जाते हैं तो मुसलमानों का वोट एक जगह हो जाता है। कांग्रेस की वजह से कुछ सवर्णों का वोट भी आरजेडी की तरफ आने की गुंजाइश रहती है। अलग अलग जातियों का छिटका हुआ वोट कांग्रेस के पास जमा हो जाता है। आपको बता दें कि अनुमान यही है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी एनडीए से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये उसकी राजनीतिक जरूरत है। अभी जो जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी में असहमतियां नजर आ रही हैं, ये एक नूरा कुश्ती है। वो भी बस इसलिए ताकि बीजेपी नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें अपने लिए ले पाए और फिर चुनाव के बाद नतीजों के हिसाब से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेहतर स्थिति में हो। अब अगर 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एलजेपी जिन 42 सीटों पर लड़ी, उनमें से सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी, लालगंज और गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र का। पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान के अपने रिश्तेदार भी ये चुनाव हार गए थे। आपको बता दें कि 2005 में एलजेपी का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब रहा था और उसके बाद खराब होता रहा है। 2005 में पार्टी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें 178 सीटों पर लड़ करके 29 सीटों ही जीत पाई, जिनमें उनका वोट प्रतिशत रहा 12%। लेकिन 6 महीने बाद दोबारा हुए चुनाव में 203 में से 10 सीटें ही जीत पाए। इसके बाद 2010 में एलजेपी ने राजद के साथ चुनाव लड़ा और 75 में से 3 सीटें जीती। वोट प्रतिशत 6.74% पर आ गिरा। तो वहीं 2015 में
वोट प्रतिशत 4.83 पर आ गया। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी 2015 में सिर्फ एक ही सीट पर जीत पाई थी, लेकिन इसके एनडीए में शामिल होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि एलजेपी की इससे कम सीटें आएँ। एक बात और गौर करने वाली है कि बिहार की जातिगत राजनीति ने पहिया घूमते देखा है। आज़ादी के बाद बिहार में कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमिहार राजपूतों में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ था उस समय। आपको बता दें कि 1980 के दशक के आखिर तक ब्राह्मणों का वर्चस्व कांग्रेस में रहा और उसके बाद भूमिहारों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। तो वहीं राम मनोहर लोहिया के स्लोगन पिछड़ा मांगे 100 में 60 से बिहार की सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई। साथ ही जेपी के आंदोलन ने भी जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो के नारे के साथ एक अहम भूमिका निभाई। गौर करने वाली बात यह भी है कि तब राजपूत तो पहले ही कांग्रेस से छिटकने लगे थे और जब 1970 के दशक में जनता पार्टी आई तो राजपूतों का एक बड़ा वर्ग उसके साथ चला गया। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के साथ जनता पार्टी के राजपूत नेता भी आए, जिसमें रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद जैसे कद्दावर नेता। तो लंबे वक्त तक राजपूत समेत पिछड़ों की राजनीति लालू ने जरूर की, लेकिन इस ओबीसी के अंदर एक और समुदाय था जो अति पिछड़ी जातियों का था। उनकी आबादी तकरीबन 22% थी, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व 1% था। लालू के राज में सामाजिक सशक्तिकरण तो हुआ, लेकिन पिछड़े वर्ग के अंदर राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हुआ। इसके बाद साल 1994 में नीतीश कुमार जातिवाद को वजह बताकर जनता पार्टी से अलग हुए और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर के समता पार्टी बनाई। ये पार्टी 2003 में जनता दल यूनाइटेड में मिल गई थी। आपको बता दें, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 सालों से कुर्सी पर बने हुए हैं। इन्हें बिहार का सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है। उन्हें अपनी पहली सरकार में दलित श्रेणी से महादलित एक अलग नई श्रेणी बनाई। ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग से ईबीसी यानी अति पिछड़े वर्ग को निकाला और ये लिस्ट लंबी होती गई। जब साल 2014 का लोकसभा का चुनाव आया, इससे पहले इन्होंने ब्राह्मणों में एक उपजाति गिरी तो ओबीसी लिस्ट में डाल दिया। बिहार में तकरीबन 25 लाख गिरी हैं, जो मुख्य रूप से छपरा, मोतिहारी और सिवान में रहते हैं। हालांकि कुछ और राज्यों में भी गिरी ओबीसी लिस्ट में डाले गए हैं। ये बात भी गौर करने वाली है कि मुसलमानों में एक जाति कुल्हिया को अति पिछड़ी जाति में डाला गया। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में 20 लाख के करीब कुल्हिया हैं। इसके साथ ही राजवंशी को भी अति पिछड़े वर्ग में डाला गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के साथ रविदास जाति हुआ करती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें महादलित वर्ग में डाला और इस तरह कई छोटी मोटी जातियां जो हैं वो जेडीयू के पाले में जाती रहीं। ये भी जान लीजिए कि पिछले 15 साल से बिहार की राजनीति में जो नीतीश और बीजेपी का वर्चस्व है वो न्यू कास्ट अलाइनमेंट की वजह से है। पिछड़े वर्ग के अंदर जो ईबीसी था, दलितों के अंदर जो महादलित थे और साथ में बीजेपी का सवर्ण वोट, इस गणित से गठजोड़ इतना मजबूत होता रहा कि लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर ही रहे। पिछले कुछ वक्त में बदलाव जरूर आए हैं। जी हाँ, 90 के दशक से लेकर अब तक एक पीढ़ी जवान हो चुकी है। इससे 3 बदलाव हुए। उनकी शैक्षणिक योग्यता पुरानी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा है, पलायन बहुत बड़ा है और इससे एक शहरीकरण की भावना भी आती है, जिससे जाति की उपस्थिति थोड़ी कम हो जाती है। लोगों का ध्यान विकास की तरफ हो जाता है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के चलते उनके खिलाफ एक सत्ता विरोधी भावना बनी है। लेकिन अगर आप लोगों से दूसरा सवाल करें कि नीतीश को नहीं देंगे तो क्या तेजस्वी को वोट देंगे, तो उनका कहना है कि राजद को भी नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि चुनाव में लोग 2 मकसद से वोट करते हैं। एक ये कि मुझे फला नेता फला पार्टी की सरकार चाहिए, दूसरा ये कि अब चाहे जो भी हो हमें इनको हटाना है। बिहार में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें नेगेटिव वोटिंग का असर रहा। पिछले 15 साल की हम बात करें तो पॉजिटिव वोट सिर्फ 2010 में हुआ था। इसका मतलब है कि सभी लोगों ने, सभी जातियों को लोगों ने किसी एक पार्टी को वोट किया हो। लेकिन पिछले 3-4 सालों से नीतीश कुमार की छवि को झटका लगा है। सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और अब कोरोना के इंतजामों को लेकर के जो जातिगत समीकरण जो भी कहे, इस बार नीतीश कुमार को परेशानी जरूर होगी। इसी तरह के तमाम सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।